टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि डीएसए में बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी डीएसए अगर स्टार्ट करता है तो सबसे पहले तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जैसे टॉपिक्स को ही पढ़ता है, क्योंकि हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली एक मेजरमेंट है कि हमारा प्रोग्राम कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने पे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 सॉल्यूशन है। हमने 3 तरह के प्रोग्राम लिखे जो कि उस प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इनमें से सबसे बेस्ट प्रोग्राम वही होगा जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी, और दूसरा क्राइटेरिया ये भी है कि उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होनी चाहिए। तो वो प्रोग्राम सबसे ज़्यादा, अगर वो लॉजिकली करेक्ट आंसर्स दे रहा है तो फिर उस पर ये देखा जाएगा कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली यही होता है कि अगर तुमने एक बार प्रिंट, ये बेसिकली क्या होता है कि कोड में कितने हमने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए। 10 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए तो फिर 10 स्टेटमेंट्स को सीपीयू ने प्रोसेस किया, तो फिर उसके लिए उसने उस हिसाब से टाइम लगाया। एक स्टेटमेंट किया तो 10 गुना कम टाइम लगा। जैसे एक बार हेलो प्रिंट किया तो फिर एक ही बार क्या बोलते हैं, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही हुई। इसके भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही हुई, लेकिन क्योंकि हमने इसे 100 टाइम्स एग्जीक्यूट किया तो फिर हम इसे कह दे रहे हैं कि ये इससे 100 गुना ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन सीपीयू में बेसिकली इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इग्नोर हो जाती है। मतलब सीपीयू एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके बजाय अगर वो 100 स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करेगा तो कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अगर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके बजाय अगर वो 1 लाख स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा टाइम पे। तो फिर इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने का एक अपना तरीका होता है। इसको हम एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड में मेजर नहीं करते हैं। ये होता एक्चुअली यही है कि कितने नंबर ऑफ कोड स्टेटमेंट्स, कितने भी हमने लाइन लिखा है, कितनी लाइन का कोड, और हमारा कंट्रोल फ्लो उस लाइनों को एग्जीक्यूट कर रहा है। जो भी हमने लाइनें लिखी है कोड में, वो कितनी लाइनें एग्जीक्यूट हो रही है, वही वो से उन्हें एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बेसिकली। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कहते हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक एल्गोरिदम को दूसरा एल्गोरिदम से बेटर बनाती है। मतलब एल्गोरिदम्स, हमें पास एक प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारे कई सारे एल्गोरिदम्स हो सकती हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर है, वो हम किस बेसिस पर कंपेयर करते हैं। तो पहला तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर हमारा एल्गोरिदम बहुत कम समय लगा रहा है तो फिर मतलब वो बेटर एल्गोरिदम है। और हम अगर हमारा एल्गोरिदम बहुत कम स्पेस ले रहा है तो फिर वो बेटर एल्गोरिदम है। जैसे कि हम चाहेंगे कि हमारे डे टू डे लाइफ में कि हमारा यूट्यूब खुलता है या फिर हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम जैसे ही वो उस पर क्लिक करें वैसे ही वो ओपन हो जाए। हम समय नहीं चाहते हैं, हम देर नहीं चाहते हैं। तो फिर इंस्टाग्राम वही एल्गोरिदम्स को लगाएगा जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी। और क्योंकि हमारे पास स्पेस आजकल के ज़माने में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब स्पेसेस बहुत ज़्यादा होने लगी है लोगों के डिवाइसेस में। अब नॉर्मली 1 से 4 टीबी की स्पेस मिल जाती है लैपटॉप्स वगैरह पे, कंप्यूटर्स पे, और अब तो 256 और 512 जीबी की स्टोरेज मिल रही है फ़ोन पे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम वाइज हम कहीं भी डीएसए करेंगे, सीपी करेंगे, गीक्स फॉर गीक्स पे या फिर कोड फोर्सेस पे या लीड कोड पे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि कौन सी एल्गोरिथम है वो कम समय लगा रही है, इसके बजाय कि कौन सी एल्गोरिथम है वो कम स्पेस ले रही है। हालांकि अगर कोई एल्गोरिथम है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी ज़्यादा अच्छी है, कम टाइम कम कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जिसकी, और अगर उस एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है, तो ये प्लस पॉइंट है, वो बहुत अच्छी एल्गोरिथम है। होनी चाहिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम, लेकिन ये उतनी मायने नहीं रखती जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रखती है। ठीक है, अब इसको हम एनोटेशन इसका सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम डिस्टेंस को किलोमीटर में, मीटर में, टाइम को सेकंड में,
वैसे टाइम का एक प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उसके टाइम कॉम्प्लेक्स वो कितना कम समय लगा रहा है, कितना ज़्यादा समय लगा रहा है। तो होता क्या है, हम बिग ओ ऑफ फंक्शन ऑफ एन लिखते हैं। बिग ओ मीन्स नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द फंक्शन ऑफ एन। इसमें एन क्या है, एन क्या है, इनपुट है। हम कितना इनपुट दे रहे हैं उसके बेसिस पे हमारा जो एल्गोरिदम है वो कितना समय लगा रहा है। फॉर एग्जांपल हमने एक एन साइज की लिस्ट दी, ठीक है, उस पर एन नाम है और हमें प्रिंट करना है नंबर ऑफ नेम्स इन द लिस्ट, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम वो पर्टिकुलर लिस्ट लेंगे। जैसे कि हमारे पास लिस्ट है, इसका साइज है हमारे पास एन। एन क्या है, इस लिस्ट का साइज है, ठीक है। तो इस लिस्ट का साइज कितना है, फॉर एग्जांपल इस पे 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इधर एन तो 5 हो गया, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट पे ही हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे जितने भी कोड लिखे हुए हैं, जो जो से हमने प्रोग्राम लिखे हैं, वो कितना समय लगा रहे हैं। ये इसके एन के रिस्पेक्ट पे दिए जाएंगे, क्योंकि हमें बेसिकली एन क्या है, साइज ऑफ इनपुट। और इनपुट क्या है, बेसिकली जो डेटा हमने फीड किया है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम डेटा स्ट्रक्चर यही तो होता है कि हम डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं और उससे हमें जो चीज़ निकालनी है, जो काम करवाना है, वो काम हमें करवाना है। तो वो किया गया काम कितना समय लगा रहा है, वो तो इसी रिस्पेक्ट पर निकाला जाएगा ना, कि हमारे पास डेटा कितना है। डेटा ज़्यादा होगा, डेटा कम होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है। तो हम जितना हमने डेटा लिया, जितना हमारा इनपुट है, या यूँ कहें डीएससी की लैंग्वेज में जितना हमारा एन है, उसी के रिस्पेक्ट पे हम ये निकालते हैं कि कितना टाइम लगा किसी भी कोड को पूरा एग्जीक्यूट होने पे। उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसने एक ही स्टेटमेंट, ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि हमने इस लिस्ट के लिए काम किया। तो इस प्रोग्राम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ 1 है। अब बिग O ऑफ 1 क्यों है, क्योंकि हमने केवल एक ऑपरेशन को ही एग्जीक्यूट किया है, एक ही लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब हमने इस कोड नंबर 2 है, हमारा दूसरा प्रोग्राम है, इस पर ये हमने क्या किया है, हमने किया है कि हमने लिस्ट के एक लूप लगा दिया है जो कि एन के साइज का, और लिस्ट का हर एक एलिमेंट पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन, क्योंकि हमने एन स्टेटमेंट लूप है तो फिर ये एन टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, हमने हर एक एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, क्योंकि एन स्टेटमेंट क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट हो रही है। अब हमने इस पर डबल लूप लगाया, क्योंकि हमने क्या किया कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए पूरी लिस्ट को प्रिंट करवाया है एलिमेंट वाइज। जैसे कि एक बार हुआ ये पूरी लिस्ट, एक बार इस पूरी लिस्ट का हर एक बार एक एलिमेंट हुआ। पहली बार अक्षत राय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी C++, दूसरी बार अक्षत राय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी C++, ऐसा करके 5 बार हो गया, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने 2 बार लूप लगाया, तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर होगी। मतलब n के रिस्पेक्ट पे हमारे कितनी अप्रॉक्सीमेटली रफली कैलकुलेशन होते हैं, एग्जैक्ट लाइंस ऑफ कोड की कैलकुलेशन नहीं होती कि हमने 100 कोड को एग्जीक्यूट किया कि 101 कोड को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि 100 और 1000 कोड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है CPU की स्पीड के लिए, उनके लिए ऑलमोस्ट एक ही बात है। लेकिन 100 और 1,00,000 कोड, इनमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए इनको बहुत एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जाता है। इनका एक एग्रीगेट एनालिसिस किया जाता है जो कि हमें रफली बताता है कि कौन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ले रही है। वही इस पर अगर तुम तीन नेस्टेड लूप लगा दोगे तो फिर ये तुम्हारा हो जाएगा बिग O ऑफ n क्यूब का हो जाएगा। मतलब इस पर 2 नेस्टेड लूप लगे तो बिग O ऑफ n स्क्वायर हो गया है। अगर एक ट्रिक है ये है कि अगर तुमने सबसे ज़्यादा, मतलब तुम जितने ज़्यादा नेस्टेड लूप लगाओगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती जाएगी, उतना बेकार तुम्हारा प्रोग्राम होता जाएगा। मिनिमम सबसे बेस्ट प्रोग्राम DSA में जो होते हैं वो वैसे होते हैं जो कि बिग O ऑफ n और बिग O ऑफ n log n तक के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लिख लीजिए। कुछ प्रोग्राम होते हैं जिनको जो बिग O ऑफ n स्क्वायर बिग O ऑफ n क्यूब में हो जाए। नहीं तो उसके बाद के जितने बड़े प्रोग्राम होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में,
वो बेसिकली प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं किए जा सकते। अभी की जो सीपीयू प्रोसेसिंग पावर है वो उनको प्रैक्टिकल यूज़ पे, जैसे कि जो हमारे यूट्यूब वगैरह होते हैं, विंडोज़ में जो कोड रन किए जाते हैं उनमें वैसे एल्गोरिदम्स को हम यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सीपीयू फिर करने में कई घंटे लगा देगा, यूज़र एक्सपीरियंस पूरा बिगड़ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इस पे कंपैरिजन मैं दिखा रहा हूँ कि अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे प्रोग्राम एक डेटा की वैल्यूज जो इनपुट में दी जा रही है, यानी कि एन, जो भी हम डेटा दे रहे हैं जिस पर हमें काम करना है, उसकी उनके जो नंबर्स को हल्का सा बढ़ा देने पर भी अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के प्रोग्राम कितना ज़्यादा समय लगा दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो एन है, अगर हमने एक ही इनपुट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी का नाम ही दिया हुआ है, और अगर हमें उसे प्रिंट कराना है, तो किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रोग्राम एक ही स्टेटमेंट, क्योंकि हमें एक ही नाम को प्रिंट कराना है, तो वो बेसिकली बिग O ऑफ 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ही फॉलो किया जाएगा। तो फिर और उस पे बाकी सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के प्रोग्राम नॉट डिफाइंड होंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रोग्राम ही एक स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O ऑफ 1 ही हुई ना। तो ये थोड़ा सा गलत है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पर ही तुम्हारा क्या बोलते हैं एक समय लगा, एक सेकंड लगा, एक स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट करना पड़ा, तो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 ही होगी। ठीक है, अगर हमारा एन को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, 10 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो हमें ज़्यादा ज़्यादा क्या टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है नाम की जिसका साइज़ 10 है, उसमें 10 नाम है उस लिस्ट में, ठीक है। अगर हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 है, तो उसमें केवल एक लाइन ऑफ ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि हमने कोई एक छोटा सा नाम हमने प्रिंट करा दिया। सपोज करो पहला जो लिस्ट का पहला नाम है उसका प्रिंट करा दिया, तो उस पर उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है। अगर हम पूरा एन की तरफ पूरे लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे, पूरे लिस्ट को लाइन एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रिंट करेंगे, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 है। एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 100 है, और एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O 2 की पावर है, वो 1024 कोड स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो हल्का सा ही साइज को एन को बढ़ाने पर अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए ज़्यादा जिनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है वो बहुत छोटे से एन पर ही काम कर पाती है। जैसे कि 2 की पावर n है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक के वैल्यूज़ पर तक ही काम कर पाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो फिर उसको बहुत ज़्यादा उसका प्रोग्राम बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी जैसे ही n बढ़ाओगे तुम, ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्रेफर किए जाते हैं वो यहाँ तक के प्रोग्राम ही प्रेफर किए जाते हैं, यहाँ तक के प्रोग्राम बेस्ट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच पे एक और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है n log n, यहाँ तक के प्रोग्राम ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। n स्क्वायर तक के प्रोग्राम, n क्यूब तक के प्रोग्राम कुछ कुछ प्रोग्राम प्रेफर किए जाते हैं, उनको ही डेली यूज़र लाइफ पे एग्जीक्यूट किया जाता है। उससे ऊपर के जो प्रोग्राम होगा जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है, इनको हम डेली यूज़ लाइफ में, जैसे कि विंडोज़ को बनाने में और सबवे सफ़र को बनाने में, हम ऐसे एल्गोरिदम्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ये 10-20 साल लग जाएंगे सबवे सफ़र का एक गेम खुलने में। तो जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, इनका लॉजिकल ये आंसर देंगे तो लॉजिकली, लेकिन इनके टाइम कितना भी लग सकता है अगर इनपुट हमने ज़्यादा दे दिया तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स को एक अलग क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स कहा जाता है कंप्यूटर साइंस में, इनको NP प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टॉपिक की बात नहीं है, ये थोड़ी सी अलग बात है, एक अलग इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे प्रोग्राम NP प्रॉब्लम्स कहलाते हैं, और ऐसे प्रोग्राम को पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम्स कहे जाते हैं, जिनको हम डेली यूज़ लाइफ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी CPU की स्पीड इतनी है कि हम इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमने कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखा, तो उस पर हम कई सारे कोड ब्लॉक्स होते हैं जिनकी टाइम अपनी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसपे हम क्या बोलते हैं अपने लिस्ट पर काम कर रहे हैं, हमने अपना लिस्ट का पहला एलिमेंट प्रिंट कराया,
हमने लिस्ट के सारे एलिमेंट प्रिंट कराए और हमने लिस्ट के सारे एलिमेंट क्वाड्रेटिक टाइम में, मतलब कि हर एक एलिमेंट के लिए हमने एक पूरी पूरी लिस्ट को प्रिंट करवाया, ठीक है ना। तो हमने पूरा एक प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है ना। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जौन से कोड ब्लॉक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा होगी वही पूरे प्रोग्राम की ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि पूरे प्रोग्राम सबसे खराब केस में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लेगा वो ये बताएगा कि इसका कौन सा कोड ब्लॉक है जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा समय लेगा। जैसे कि अगर हम कहें कि पूरा प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लेगा, तो फिर इसमें सबसे खराब क्या है, ये वाला कोड ब्लॉक है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा खराब कितना समय लेगा, n स्क्वायर टाइम लेगा, खराब से खराब n स्क्वायर टाइम लेगा। तो जब यही n स्क्वायर टाइम लेगा तो ये तो n टाइम में हो जाएगा, ये 1 टाइम में हो जाएगा, तो ये पूरा प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा कितना खराब समय में लेगा, ये n स्क्वायर टाइम में ही लेगा, ये इससे ज़्यादा खराब नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा लेट, जो सबसे ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है जौन सा कोड ब्लॉक, वही पूरे प्रोग्राम की ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो फिर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कुछ मेन क्लासेस हैं। सारे प्रोग्राम्स इन्हीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही होते हैं। अगर हमने ये जो ऑर्डर है, जो जौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ऊपर है वो उतनी ज़्यादा फास्ट है, उतनी ज़्यादा छोटी उतनी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है, उतनी ज़्यादा बेटर है। जौन सी प्रोग्राम जितनी ऊपर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एग्जीक्यूट होता है वो उतना बेटर माना जाता है। जैसे बिग ऑफ 1 है, तुम्हें क्या, ये सबसे छोटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका प्रोग्राम सबसे जल्दी रन होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक लाइन ऑफ कोड इसमें एग्जीक्यूट करनी रहती है, बस केवल एक स्टेटमेंट, नहीं तो 10-12 स्टेटमेंट, मान लो 100-200 स्टेटमेंट हमें रन करने पड़ गए, तो उन्हें बिग ऑफ 1 कहते हैं, क्योंकि उतना ऑलमोस्ट सीपीयू में नॉर्मल ही रहता है, सेम ही माना जाएगा। एक उससे जो जो ज़्यादा समय लेता है वो बिग ऑफ लॉग एन लेता है, ठीक है। ये भी बहुत, इसके प्रोग्राम भी बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं, बहुत छोटे बहुत हर जगह बहुत कम समय लेते हैं, और इनके प्रोग्राम को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। तो फिर क्योंकि हमारे पास 30 है, 30 का तुम लॉग ले लो तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, उतना ही समय लगेगा सीपीयू को। अगर हमारे पास एन की वैल्यू 30 है, ठीक है, उससे ऊपर उससे ज़्यादा समय लेते हो रूट एन। मान लो तुम्हारे पास 36 है एन की वैल्यू, तो केवल 6 सेकंड लगा, 6 यूनिट ऑफ टाइम लगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा, ये भी बहुत अच्छे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्लास है। अगर इस पर प्रोग्राम हो रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट होगा। फिर बिग ऑफ एन, ये भी बहुत अच्छी है, ये इनसे ज़्यादा समय लेती है, इनसे कम लेती है। तो अगर हमें एक लूप है, एक लिस्ट है, उसके सभी एलिमेंट्स को लाइन बाय लाइन प्रिंट करवा रहे हैं, उस लिस्ट का साइज एन है, तो पूरा प्रोग्राम ने कितना समय लिया, एन साइज ही तो, एन टाइम ही तो उसने एग्जीक्यूट किया। तो फिर क्या एन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि हमने सभी एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट किया, तो फिर वो बिग ऑफ एन की टाइम लेगा, एन लॉग एन, ठीक। तो फिर ये इनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ये यहाँ तक के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट, अगर एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है तो यहाँ तक के प्रोग्राम आसानी से रन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ के भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में रन होता है, लेकिन ये डीएसए और सीपी में ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं होते हैं। अगर तुम गीक्स और गीक्स पे ऐसे एल्गोरिदम्स को इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एल्गोरिदम्स को बना करके तुम सबमिट करो तो ज़्यादातर तुम्हें टाइम का एरर दे देंगे। प्रोग्राम तो तुम्हारा लॉजिकली करेक्ट होगा, लेकिन टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी तो बोलेंगे कि नहीं, कोई ऐसे एल्गोरिदम लिखो जो इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रन हो, ठीक है। तो लेकिन ये भी डेली लाइफ में एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम भी जो ऐप्स वगैरह चलाते हैं तो उनमें ऐसे एल्गोरिदम्स रन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम को सीपीयू की स्पीड इतनी फास्ट है कि इन्हें जल्द से जल्द एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे इनका एक होता है कि अपर लिमिट टाइम की ज़्यादा नहीं जा सकती, नोन रहती है, इसलिए इनको पॉलिनोमियल टाइम में ये सॉल्व हो जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, एन, ये सब पॉलिनोमियल ही तो है, इतने टाइम में ये सॉल्व हो जाते हैं। तो इनको डेली लाइफ में किया जा सकता है सॉल्व। जैसे कि हमने 2 की नेस्टेड लूप लगा दिया तो एन स्क्वायर, ठीक है, 3 के नेस्टेड लूप लगा दिया, एन 4 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उतना नहीं, वो थोड़ा सा ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाएगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, ठीक है।
ये होता है एन नॉन पॉलिनोमियल टाइम। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनके एल्गोरिदम्स हमने इन्हीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सोच पाए हैं। वो प्रॉब्लम इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सोच हम पाए ही नहीं है। तो एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है, ग्राफ की है, बस जान लो, जैसे कि हैमिल्टोनियन पाथ। ठीक है, वो हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम है, उसका पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम आज तक कोई दुनिया में खोज ही नहीं पाया है। वो एक एनपी, इसलिए उनको एनपी प्रॉब्लम कहते हैं, जो जिनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ही नोन होती है, यहाँ तक नोन ही नहीं हो पाई है। ठीक है, तो इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कहते हैं, जैसे कि एक हमारे पास लिस्ट है, उसके सभी सबसेट्स निकाल दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 की हमारे पास लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेट है, इसके सभी सबसेट्स निकालने हैं। तो वो सभी सबसेट निकालने का प्रोग्राम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हो जाएगा। अब ये एन थोड़ा ज़्यादा हो गया तो सबसेट निकालते निकालते समय लग जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें इसके परम्यूटेशन निकालनी है। परम्यूटेशन मतलब इसको कैसे कैसे अलग अलग टाइम में हम अरेंज कर सकते हैं कि सभी केवल प्लेसेस ही एक्सचेंज हो। ठीक है, सभी की प्लेसेस केवल एक्सचेंज हो, उसकी कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती है। तो वो परम्यूटेशन इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या बोलते हैं, सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहीं पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा डेप्थ में और कहीं आएगा भी नहीं, पूछा भी नहीं जाएगा। इंटरव्यूज़ में, सीपी में, डीएसए में, या फिर किसी कंपनी वगैरह में कहीं नहीं पूछा जाएगा इससे ज़्यादा डेप्थ में।